गुड मॉर्निंग। नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री की आखिरी यूनिट है, पर इतनी छोटी है ना कि इसे शुरुआत में कर लेना चाहिए। कुछ नहीं मांगती है, कॉमन सेंस मांगती है, जो आप लोगों में मेरे हिसाब से है। बात करें तो ये 3 से 4 मार्क्स की हैं। कैसे आती है? या तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा, या 1-1 मार्क्स के 3 आ जाएंगे, या 2 मार्क्स का 1 और 1 मार्क्स का 1 आ जाएगा। ठीक है, 3-4 मार्क्स से बड़ी की वेटेज नहीं है इसकी। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, देखो नाम ही बता रहा है हमें, जो हमारा रोज़मर्रा का जीवन है, रोज़ का जीवन है, रोज़ की जो लाइफ है, उसमें हम केमिकल्स कैसे कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे इसमें पढ़ना है। ठीक है, हेल्थ, फूड एंड क्लीनलीनेस, जो हमारी क्लीननेस है, हेल्थ है, फूड है, उनमें हम केमिकल्स को कैसे कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, बात करें जैसे हेल्थ में, तो हेल्थ से रिलेटेड क्या है, जैसे हम मेनली देखो, मैं यहाँ पे वो नहीं करूँगा डील कि यहाँ पे केमिकल्स जैसे हमारे फूड हो गया, सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गए, उनके बारे में बात नहीं करेंगे, वो हमारा आगे आएगा बायोमोलिक्यूल में। हम यहाँ पे बात किस में करना चाह रहे हैं, ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में बात करना चाहेंगे। ड्रग्स और मेडिसिन, इससे हमारा यहाँ पे लेना देना है। ड्रग्स और मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, मेडिसिन हमेशा हमारे लिए हेल्पफुल होती है ह्यूमन बॉडी के लिए, ड्रग्स हेल्पफुल भी होते हैं और नुकसान वाले भी होते हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट, बैड इफेक्ट भी होते हैं, इलनेस भी आती है। ठीक है, ये चीज़ें दोनों फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा होता है, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, उनसे डील करते हैं। फूड में देखिए मैं यहाँ पे क्या डील करना चाहूँगा, जैसे फूड में हम यहाँ पे डील करना चाहेंगे, जैसे बहुत से लोगों को डायबिटीज़ होता है तो हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में बात करना चाहेंगे, या हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में भंडारा, जागरण, लंगर कराना है तो हम चीनी का यूज़ नहीं कर सकते, कुछ और करेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ सकते हैं, और जैसे हम फूड को डेकोरेट करना चाहें, फूड को डेकोरेट करना चाहिए तो हमें यहाँ पे कुछ कलर्स डालने पड़ते हैं उसमें, जैसे सैफरन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बारे में हमें बात करनी है। फिर हमें और क्या बात करनी है, जैसे हमें फूड को ख़राब होने से बचाना है तो हमें उसे एंटी स्पॉइलेज कुछ एजेंट डालना पड़ेगा, या हमें ऑक्सीडाइज होने से बचाना है तो एंटी ऑक्सीडेंट एजेंट डालना पड़ेगा। हमें उसे फर्मेंट भी नहीं करना, स्पॉइल भी नहीं होने देना, ऑक्सीडाइज भी नहीं होने देना फूड को, तो इसलिए हम कुछ केमिकल यूज़ करेंगे। फिर अगर हम क्लीननेस की बात करें तो आपको पता है सोप्स, लिक्विड डिटर्जेंट, इन सब का यूज़ करते हैं। सोप और डिटर्जेंट की जो लड़ाई है आपको भी पता है, मुझे भी पता है क्या चीज़ होती है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे इसमें डील करना है। तो हमारा मेन जो हमारा यहाँ पे डोमेन रहेगा वो क्या क्या रहेगा, ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में। फूड में क्या क्या यूज़ होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं, कलर एजेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होते हैं, एंटी स्पॉइलिंग एजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करनी पड़ेगी। एंड देन उसके बाद सोप्स और डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे क्लिनजिंग एक्शन में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ड्रग्स और मेडिसिन के बारे में समझते हैं, और यहाँ पे हम एनसीईआरटी बुक का एक कथन उठाना चाहेंगे। हालांकि जितने भी जर्नल्स निकलते हैं तो सबसे पहले यही बताते हैं, जितने भी साइंस से जर्नल निकलेंगे, फिजियोलॉजिकल निकलेंगे, तो ये बताते हैं हमें कि एवरी मेडिसिन इज़ अ ड्रग बट एवरी ड्रग इज़ अ नॉट मेडिसिन। ये बताते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, इन्होंने बोला कि दुनिया में जितने भी मेडिसिन हैं वो ड्रग हैं, पर जितने भी ड्रग हैं वो मेडिसिन नहीं है। देखो, मेडिसिन का मतलब हम ये समझते हैं जिनको हम तब यूज़ करते हैं कि जब हमें बीमारी हो, एलर्जी हो, इलनेस हो, या कहीं पेन हो, तो मेडिसिन का वहाँ यूज़ करते हैं। तो मेडिसिन का हम अपने कंफर्ट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हम एक उससे पॉजिटिव बेनिफिट चाहते हैं। जो भी हमें डिफॉर्मिटीज़ हैं, जो भी हमें इलनेस हो रही है, उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन यूज़ करते हैं, मतलब मेडिसिन का पॉजिटिव इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट। अब देखो ड्रग्स क्या चीज़ होती है, क्योंकि ड्रग्स के अंदर मेडिसिन भी आ रही है ना, क्योंकि एवरी मेडिसिन इज़ अ ड्रग, तो ड्रग के अंदर मेडिसिन भी आ रही है, और मेडिसिन का जो होता है पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इफेक्ट तो हुआ, देखो नेगेटिव भी होता है, क्योंकि आजकल की जो इकोनॉमी है, शो ऑफ वाली इकोनॉमी है, लाइफ स्टाइल कैसे हो रखी है, तो आपको पता है हिप्पीज़ वाली है। तो हम ड्रग्स को ऐसे भी यूज़ करते हैं कि जिनकी हैबिट बन जाए, जिनकी फ्री सेल बैन हो, जिनसे नुकसान हो, जैसे हीरोइन, कोडीन, मॉर्फिन, ये सारी चीज़ें, ब्राउन शुगर, ये सारी चीज़ें, तो ये हानिकारक है। इसका आफ्टर इफेक्ट होता है, दिमाग पे असर डालती है, हमारी जो कॉग्निटिव थिंकिंग होती है उसको प्रभावित करती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन टू रिसेप्टर जो मैकेनिज़्म होता है उसको भी ये क्या करती है, ख़राब करती है। मतलब हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, हम डिसीज़न नहीं ले पाते, हमें आदत पड़ जाती है, हम इसके आदी हो जाते हैं। तो ये एक तरह से नेगेटिव इफेक्ट हुआ। तो आपको समझ में आया होगा ड्रग और मेडिसिन क्या है। मोटे मोटे सेंस में यह है कि मेडिसिन भी एक तरह की ड्रग है जो
इंसान या ह्यूमन बॉडी में या इंसानी शरीर में पॉजिटिव इफेक्ट पैदा करती है। जबकि ड्रग्स क्या हैं, ड्रग्स के अंदर मेडिसिन आती है तो पॉजिटिव इफेक्ट हुआ, और ड्रग्स हानिकारक भी होते हैं, इनकी आदत पड़ जाती है और ये एक तरह से इलीगल होते हैं ड्रग। ठीक है, ये हमारे मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल एक्शन, ठीक है, कॉग्निटिव थिंकिंग, ठीक है, सुपर कॉन्शियसनेस, इन सबको ये अफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ड्रग आपको समझ में आया, क्लियर है। अब थोड़ा हम ड्रग्स और मेडिसिन के बीच में डिफरेंस समझ लेंगे, किस में, ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, कि मेडिसिन क्या होते हैं, मेडिसिन क्या होती है और ड्रग्स क्या होता है। तो मेडिसिन इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग या केमिकल सब्सटेंस, है ना। मेडिसिन एक तरह की ड्रग या केमिकल सब्सटेंस होती है। तो मेडिसिन इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग या केमिकल सब्सटेंस ड्रग भी होती है या केमिकल सब्सटेंस होती है, जिनका या तो ये नेचुरल मिल सकती है। नेचुरल आपको पता है बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे नीम का पत्ता भी मेडिसिन है। किसी को बोलते हैं कि तुम्हें डेंगू हो गया तो कीवी फ्रूट खा लो, ठीक है। और बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसे, नमक का पानी पीते हैं हम, चीनी का पानी पीते हैं हम, गन्ने का जूस पीते हैं हम, गर्मी होती है, ये सारी चीज़ें, नींबू का पानी पीते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। आयुर्वेदिक औषधि भी होती है, यूनानी होती है, होम्योपैथिक होती है, तो ये सारी नेचुरल उसका है। फिर एक सिंथेटिक होता है, जैसे एलोपैथिक होता है, अंग्रेजी दवाइयाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मेडिसिन इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग या केमिकल सब्सटेंस ऑफ नेचुरल या सिंथेटिक ऑरिजिन। या तो ये नेचुरल मिल सकती है या सिंथेटिक मिल सकती है। नेचुरल में आपको पता है जैसे आयुर्वेदिक आ गया, यूनानी आ गया, होम्योपैथिक आ गया। होम्योपैथिक में भी एल्कानोइड, क्यूनोइड ये यूज़ करते हैं। और सिंथेटिक आपको पता है एलोपैथिक हो गया, जैसे इंग्लिश दवाइयाँ, ठीक है। तो मेडिसिन इज़ अ टाइप ऑफ ड्रग, केमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं नेचुरल या सिंथेटिक ओरिजिन के। क्या यूज़ होता है इनका, यूज़ फॉर, एक तो बीमारी ठीक करने के लिए यूज़ होता है, तो क्योर करना डिजीज़ को, या कभी हमें पेन हो या घात हो, एगोनी हो, दर्द हो, ठीक है, और मेंटल इलनेस हो, इन सब के लिए हम मेडिसिन को यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हो तुम, मेंटल इलनेस हो गया, जो हमारी फ़ीवर होता है, फ़ीवर बीमारी मतलब बुखार, वो भी एक तरह की एलर्जी होती है। तो फ़ीवर और एलर्जी के लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, फ़ीवर और एलर्जी। तो आपको समझ में आया। देखो मेडिसिन कुछ और चीज़ नहीं है, मेडिसिन क्या है, एक तरह का ड्रग ही है या एक तरह का केमिकल सब्सटेंस है। ये नेचुरल हो सकता है या सिंथेटिक हो सकता है। नेचुरल मैंने आपको बता ही दिया, जैसे आयुर्वेदिक में हम पेड़ पौधों का यूज़ करते हैं, जड़ों का यूज़ करते हैं, बूटियों का यूज़ करते हैं। या सिंथेटिक ओरिजिन हो गया, जैसे हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं। और क्या करने के लिए यूज़ होता है, जो हमारी बीमारियां हैं उसे ठीक करने के लिए यूज़ होता है। एलर्जी को, फीवर को, एगोनी को, पेन को, इन सब चीज़ों को, मेंटल स्ट्रेस को ठीक करने के लिए हम ड्रग का मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अब क्या है, ड्रग क्या है, तो ड्रग इज़ अ केमिकल, और इसका हाई मॉलिक्यूलर मास होता है ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल ओरिजिन। माइक्रो और मैक्रो आपको पता होगा, माइक्रो सूक्ष्म छोटा, मैक्रो बहुत बड़ा, आंखों से देखा जा सकता है। तो ड्रग इज़ अ केमिकल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ओरिजिन हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, किसके कंपैरिजन में, मेडिसिन के, हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। फिर ये कन्फ्यूज मत होना, मेडिसिन भी ड्रग का टाइप है, पर ड्रग में कुछ ऐसी भी हैं मेडिसिन को छोड़ के जिनका मेडिसिन से ज़्यादा मास है। तो ड्रग इज़ अ केमिकल ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ओरिजिन हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास। जनरली कितना होता है, तो जनरली अगर आपको अंदाज़ा लेना है तो लगभग 90 से 160 एटॉमिक मास यूनिट होता है। छोटा सा होता है तो एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये असर डालते हैं हमारे जो जनरली जो हमारे सर्कुलर सिस्टम होता है, मेंटल वाला, ठीक है, रेस्पिरेटरी वाला, एक्सक्रेटरी वाला, ठीक है, ब्लड वाला, ये जितने भी सिस्टम है इन पर असर डालते हैं अलग अलग तरीके से। सबसे ज़्यादा तो दिमाग पे असर डालते हैं, जो हमारा कॉग्निटिव थिंकिंग वाला होता है उस पर असर डालते हैं, ठीक है। तो ड्रग क्या है, ड्रग इज़ अ केमिकल ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ओरिजिन हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, जिसका अगर हम इनटेक करें, हम कौन, ह्यूमन बींग्स इनटेक करें तो इसका फिजियोलॉजिकल असर होता है, ठीक है। विच व्हेन इनटेक बाय एनिमल्स, देखो एनिमल्स में सब आगे, जैसे ड्रग्स में वो भी आ जाएंगे, जैसे कोई बेकाबू घोड़ा है, जानवर है, उसे चुप करने के लिए, या डॉग्स के लिए, डॉग्स पे भी वेटनरी एक्शन करते हैं ना, तो उनके लिए। ह्यूमंस पे तो करते ही हैं, विच व्हेन इनटेक बाय एनिमल्स, एनिमल्स में ह्यूमंस एडिंग, ह्यूमंस भी आगे, ठीक है। ग्रेट फिजियोलॉजिकल, फिजियो PHY
SIO फिजियोलॉजिकल एक्शन या इफ़ेक्ट। इसकी वजह से फिजियोलॉजिकल एक्शन या इफ़ेक्ट होता है। अब फिजियोलॉजिकल कैसे हो गया, जैसे क्या क्या असर डाल सकता है कि आपकी हैबिट्स मॉडिफाई हो सकती हैं, आदतें अलग हो सकती हैं, ख़राब हो सकता है, आप पे चिड़चिड़ापन आ सकता है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप किसी चीज़ के आदी हो जाएं, आपको एकदम से हंसी आए, एकदम से रोना आए, ऐसी चीज़ें हैबिट्स मॉडिफाई हो सकती हैं। दूसरी बात क्या है, जो आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग होती है, कॉग्निटिव थिंकिंग, उस पर असर डाल सकता है। आप इतना अच्छा आप सोच नहीं पा रहे, कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे, एकाग्रता नहीं बना पा रहे। दूसरा क्या है, जो आपका स्टिमुलस है, स्टिमुलस बिहेवियर क्या है कि मेरे को पता है कि मेरे को गर्म पानी में हाथ ज़्यादा देर तक नहीं डालना है या आग में हाथ नहीं डालना, इस पर असर पड़ता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप भीग रहे हो, आप गीले हो चुके हो, आपको गर्मी लग रही है, इन सब का पता नहीं चलता। ठीक है, तो बहुत से ऐसे एक्शन होता है, इफ़ेक्ट होता है ऐसा। और तुम्हें पता ही है, फिर इसको ज़्यादा लेना नहीं चाहिए, ख़तरनाक होता है ये ड्रग्स ना। सारे ड्रग नहीं लेने चाहिए, मेडिसिन कोई से भी ले लो अगर आपको कुछ बीमारी है ना, ये या कुछ ऐसा लग रहा है, थकान हो रही है, ये सारी चीज़ें। अब ये इंटरेक्ट कहाँ करता है, तो मैक्रोमोलिकुलर टारगेट होता है हमारी बॉडी में, जैसे प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, फैट हो गया। ठीक है, तो मैक्रोमोलिकुलर टारगेट में ये अफेक्ट करते हैं, असर डालते हैं, एक्शन करते हैं, और उसकी वजह से कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे मुझे भूख नहीं लग रही तो भूख लगनी शुरू हो जाएगी, तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन टारगेट में ये अपना एक्शन दिखाएगा। या मेरे को टेस्ट नहीं आ रहा तो मेरे जो टेस्ट बड़े हैं वो ख़राब हो चुके होंगे तो उसमें असर डालेगा। प्यास नहीं लग रही तो प्यासी बना देगा, ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो दे एक्ट ऑन कहाँ पे, मैक्रोमोलिकुलर टारगेट। खुद भी मैक्रोमोलिकुलर ओरिजिन के होते हैं और ये मैक्रोमोलिकुलर टारगेट्स जो होते हैं बॉडी में उन पर अटैक करते हैं। टारगेट्स इन अ बॉडी एंड प्रोड्यूस इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। बस अभी के लिए इतना काफ़ी होगा। ठीक है, तो देख लो क्या चीज़ है, मेडिसिन एक टाइप का ड्रग है, केमिकल सब्सटेंस है जो नेचुरल हो सकता है, सिंथेटिक हो सकता है, और जिसका काम क्या है, डिजीज़ को क्योर करना है, पेन, एगोनी, दर्द, ठीक है, घाव, मेंटल इलनेस, फीवर, एलर्जी को ये करना है। एवरी मेडिसिन इज़ अ ड्रग बट एवरी ड्रग इज़ नॉट अ मेडिसिन। मेडिसिन जो होती है उसका हमेशा पॉजिटिव एक्शन होगा ह्यूमन बॉडी पे, हमेशा वो चाहती है कि आप लोग ठीक हो, जो आपकी कंडीशन है उससे बढ़िया हो आपकी कंडीशन। जबकि ड्रग का ऐसा नहीं है, आपकी वो कंडीशन ख़राब भी कर सकती है, जो अभी प्रेजेंट की है उससे भी और ख़राब कर सकती है। आप ठीक सोच रहे हो, अब आप कम अच्छा सोचना शुरू कर दोगे, आपके मन में नेगेटिव थॉट्स भी आने लग जाएंगे, आपका जो रिस्पॉन्स है, नेचुरल मैकेनिज़्म है, उसमें आप ढीले हो जाओगे, है ना। पहले मान लो कोई खतरा आ रहा तो आप एकदम से हटोगे, अब आप सुन पड़ गए, आप हट नहीं सकते, ऐसा असर डालते हैं। आपको पता ही है, जैसे अगर मैं सिंपली बोलूँ तो जो ड्रंक हार्ट होता है तो आपको उसका पता ही है, वो कहीं भी गिर जाते हैं नाली नूली में, तो वैसा हिसाब होता है ड्रग के साथ, आदत पड़ जाती है, इंसान काँपने लगता है अगर मिले ना। तो ये चीज़ें हैं ड्रग्स में, ऐसी भी चीज़ें होती हैं नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये आपको समझना है। अब हम क्या करेंगे, अब ऑन द बेसिस ऑफ कैसा कैसा एक्शन है, थेराप्टिक एक्शन, थ्योराप्टिक, THEURAPTIC, थेराप्टिक एक्शन देखेंगे ड्रग्स का। इसमें बहुत तरह के हम पे ड्रग हैं, जैसे हमें एसिडिटी हो रही है तो एंटासिड, हमें एलर्जी हो रही है तो एंटीहिस्टामाइन, हमें बुखार आ रहा है तो एंटीपायरेटिक्स, है ना, हमें पेन हो रहा है तो आपका, हम बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं, है ना। पेन हो रहा है तो उसके लिए सेप्टिक है तो एंटीसेप्टिक, हमें नॉन लिविंग थिंग को ठीक करना है, जैसे आपके हॉस्पिटल तो हो गया आज की डेट में, या आपकी जो भी नॉन लिविंग थिंग है, बेड है, चेयर है, इनके लिए भी कुछ यूज़ करेंगे। एनाल्जेसिक्स यूज़ करते हैं हम पेन के लिए, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम अब थेराप्टिक एक्शन के बारे में समझेंगे, ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। चलिए, तो थेराप्टिक एक्शन में सबसे पहला जो आप पे क्लास ऑफ मेडिसिन या ड्रग है उसे हम एंटासिड बोलते हैं। एंटासिड नाम तोड़ोगे तो ये कुछ ऐसा बना, एंटा एसिड या एंटी एसिड। यार आपके बॉडी में कहीं एसिड होता है? हाँ होता है। कहाँ? पेट में। पेट में कहाँ? बाइल में। जो आपका बाइल होता है उसमें एसिड बनता है, नेचुरल कौन सा? HCl। वो डाइजेशन में मदद करता है। इसलिए हम बोलते हैं आयुर्वेद में कि खाने के समय पानी नहीं पीना चाहिए, या खाने के बाद भी आपको आधे घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो आपका नेचुरल एसिड होता है वो खाने को डाइजेस्ट करता है, जिससे आपकी एनर्जी निकलती है। ठीक है, जो भी आपकी होती है ATP, ये सारी ना एरोबिक एनारोबिक जो भी क्रिया से निकलती है, तो ये चीज़ें हैं। अब क्या होता है, अगर आप पानी पी लो तो होगा क्या, वो जो एसिड है वो डिल्यूट बन जाएगा, और डिल्यूट बनने से आपको पता ही है फिर दिक्कत होती है, खाना आपका पचेगा नहीं, फिर आपको बहुत सारे कॉन्स्टिपेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, पेट ख़राब रहता है।
ठीक है, पेट दर्द रहता है, भारी भारी सा लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये बातें समझनी चाहिए। एक और बात है, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें लें जैसे नशीली चीज़ें होगी, है ना, बहुत सी नशीली चीज़ें हैं, बियर लें, ये सारी चीज़ें लें, तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो नेचुरल इनटेक होना चाहिए एसिड का, या जो आपके कंटेंट होना चाहिए एसिड का, उससे बढ़ जाता है। तो फिर उसकी वजह से आपका वॉमिटिंग या प्यूकिंग होती है, वो भी बहुत गलत बात है। उसके बाद आप बीमार रहते हो, क्यों? कुछ भी खाओगे तो एसिड तो है ही नहीं, सारा तो निकल गया बाहर, अच्छा वाला भी निकल गया, और जो गंदा आपने लिया था वो तो इनटेक करा था वो तो निकल ही गया, फिर से दिक्कतें होती हैं, खाने का मन नहीं करता, इसलिए आपको लिक्विड डाइट बोलते हैं। तो ये तो बहुत एक्सेस वाली बात हो गई। पर ये अगर अभी हम बात करें तो एंटी एसिड बना, अभी मैंने आपको बताया एसिड बनता है स्टमक में, और एंटी एसिड क्या हुआ, अगर ज़्यादा एसिड बन जाए स्टमक में तो उसे न्यूट्रलाइज़ करने के या ख़त्म करने के जो काम आए उसे हम बोलते हैं क्या, एंटी एसिड। तो आपको नाम समझ ही आ गया, अगर आपके पेट में एक्सेस एसिड बने, एक्सेस एसिड अगर प्रोड्यूस हो, ठीक है, तो उससे हो क्या सकता है, जो आपकी इनर इंटेस्टाइन की वॉल है वो क्या हो सकते हैं, कोरोड हो सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं, जिसे हम बोलते हैं छाले पड़ना, अल्सर आना, पेट में अल्सर होना। फिर आपका हार्ट बर्न होता है, हार्ट बर्न मतलब दिल में जलन नहीं होती, छाती में जलन होती है, जो आपकी छाती है, चेस्ट है, ब्रेस्ट है, उसमें क्या होती है, जलन होती है। फिर उसके बाद क्या है, पेन होता है, दर्द होता है पेट में, इरिटेशन होती है, जलन सी होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हार्ट बर्न आपको समझ में आ गया, ठीक है। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, पेन है, इरिटेशन है, ये होता है पेट में, अल्सर्स के भी कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको कम करने के लिए या ख़त्म ही करने के लिए जो हम केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करेंगे उसे हम बोलते हैं एंटा एसिड। तो ओवर प्रोडक्शन जो हो जाता है हमारे पेट में HCl एसिड का, नेचुरल HCl एसिड है पेट में जो बनता है, तो उसका जो ओवर प्रोडक्शन हो जाता है उसकी वजह से बहुत सारे हमारे नुकसान हो सकते हैं। क्या हो सकता है, एक तो मैंने अल्सर बता दिया, जो इनर वॉल हैं वो क्या हो जाती हैं, कोरोड हो जाती हैं, साथ में क्या हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, पेन हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हैं, पेट भारी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है ना, भारी भारी से लगता है, चला भी नहीं जाता, सोने का मन करता है, पढ़ नहीं पाते, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें, ठीक है, जिसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 क्लास के हम कंपाउंड यूज़ करते हैं, किसमें, एंटासिड में। एक तो क्या है, देखो हमारे पेट में बन रहा एसिड, और एसिड को हम न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं बेस या एल्कली से, तो सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट यूरिन के थ्रू बाहर निकल सकता है, ऐसी बात है, या एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर निकल सकता है। तो एक तो हम माइल बेस यूज़ कर लें। माइल बेस आपको पता है ग्रुप 1 से आपके क्या क्या आ जाएंगे, NaOH, नहीं भाई ये नहीं डाल सकते, बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, तो क्या है, थोड़े माइल्ड बेस, NaOH, KOH ये मत डालना। तो ग्रुप 2 से लो, जैसे CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड, ये ग्रुप 3 से आ गया। तो ये माइल्ड बेस हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा कि एक पिंक सी गोली आती है जेल्यूसिल की, उसे खा लेते हैं, इनो खा लेते हैं, ये सारे माइल्ड बेस हैं। इनो को हम बेकिंग सोडा के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, तो एक तो माइल्ड बेस यूज़ कर लो। अब माइल्ड बेस क्या करेगा, जैसे यही है MgOH होल ट्वाइस, AlOH होल ट्वाइस, ये क्लास फर्स्ट है, केमिकल ऑफ क्लास फर्स्ट या एंटासिड ऑफ क्लास फर्स्ट, जिनको हम बोलते हैं बेसिक बेस। अब इनका काम क्या है, ये एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं। करते कैसे हैं, मान लो जितना आपका एक्सिस HCl प्रोड्यूस हो गया जो आपके लिए हानिकारक है, सारा ही ख़त्म नहीं होना चाहिए, कुछ जो एक्सिस प्रोड्यूस हो गया HCl एसिड, उसके साथ ये रिएक्ट करके उसे न्यूट्रलाइज़ कर देंगे। अब जितना आपको ऑप्टिमम अमाउंट में चाहिए था खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, सिर्फ उतना ही आपका एसिड है, तो बाकी आपका क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। पहली बात तो ये है। अब ज़रा मैं इसके नुकसान बताता हूँ, क्या होता है, हमें पता नहीं होता, क्योंकि इंडिया में तो कैसे चलता है, हम कोई कंसल्टेशन तो लेते नहीं है, केमिस्ट पे जाते हैं, केमिस्ट भी नहीं बोलना चाहिए, केमिस्ट होता है जो केमिकल बनाता है, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या ड्रग स्टोर पे जाते हैं और वहाँ से दवाई ले आते हैं। मान लो हमें एसिड जो न्यूट्रलाइज़ करना था उसके लिए 1 गोली की ज़रूरत थी, आधी गोली की ज़रूरत थी, हमने पूरी खा ली, 2 खा ली, 3 खा ली, मतलब 1 खा ली, आधी खानी थी तो 1 खा ली या 1.5 खा ली या 2 खा ली। अब होगा क्या, अब आप पे एसिड कम है और बेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो पेट है वो अब कैसा हो जाएगा, एल्कालाइन हो जाएगा, मतलब बेसिक हो जाएगा। जबकि नेचुरली वो कैसा होता था, नेचुरली वो एसिडिक होता था, पर अब वो कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, पेट बेसिक हो गया। अब इसमें एक दिक्कत है, हमारी बॉडी का जो मैकेनिज़्म है वो चाहता है कि जैसा इसकी नेचुरल स्टेट है वैसी बनी रहे, पर आपने तो नुकसान कर दिया अपना, आपने डॉक्टर की नहीं सुनी, आपने जो केमिस्ट स्टोर है या जो मेडिकल स्टोर है उस वाले की भी नहीं सुनी, आपको आधी गोली लेनी थी, आपने 1 ले ली, 1.5 ले ली। अब इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान ये होगा कि पेट अब आपका कैसा बन गया, अल्कलाइन बन गया। और जब भी पेट आपका अल्कलाइन बनेगा तो जो हमारा नेचुरल जो पेट का मैकेनिज़्म है वो चाहेगा कि और एसिड क्या हो जाए, सिक्रेट हो, और एसिड निकले बाहर, प्रोड्यूस हो। क्यों प्रोड्यूस हो, क्योंकि बॉडी तो चाहेगी कि नेचुरली वो कैसे मीडियम में हो, एसिडिक मीडियम में हो, पर आपने ज़बरदस्ती उसको कैसे मीडियम में कर दिया, बेसिक मीडियम में कर दिया। और वो चाहेगी कि वो अपनी नेचुरल स्टेट मतलब एसिडिक स्टेट में वापस आ जाए।
तो ज़रा समझते हैं इस चीज़ को। मान लो एसिड 10 की ज़रूरत थी, आपने 20 कर दिया, चलो बहुत बढ़िया है, मतलब एसिड 10 एक्सेस प्रोड्यूस हो गया और आपने बेस जो था 20 से डाल दिया। अब अगर आप बेसिक कंसेप्ट का ऑफ केमिस्ट्री का यूज़ करें तो लिमिटिंग रीजेंट यही है, एसिड 10 है तो बेस कितना यूज़ होगा, 10 यूज़ होगा, पर 10 बेस तो अभी भी बचा हुआ है। ये 10 बेस क्या करेगा, ये पेट में जमा होगा और हमारे नेचुरल जो स्टमक का सिस्टम होता है वो एसिड होता है, पर उसे वो 10 यूनिट बेसिक बना देगा। अब इस 10 यूनिट बेसिक को दोबारा 10 यूनिट एसिडिक या न्यूट्रल बनाने के लिए हमारा जो बाइल पिगमेंट है वो और नेचुरल एसिड HCl प्रोड्यूस करेगा। इसकी वजह से तुम्हारा और नुकसान हो गया, तुमने ज़्यादा गोली ले ली बेस वाली और ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हुआ, तुमने न्यूट्रलाइज़ करने के चक्कर में और अपना पेट का जो सिस्टम है वो ख़राब कर दिया। ये है, तो इससे बहुत सारी दिक्कत है। तो इसे बचे कैसे, यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सेसिव इनटेक में ले लो क्लास 1 वाले, ये जो माइल्ड बेसिस हैं, तो स्टमक को ये अल्कलाइन बना देगा, पर नेचुरल स्टमक कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो इसकी वजह से ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगा किसका प्रोडक्शन, HCl एसिड का, और आपने अपनी पेट की दशा और ख़राब कर दी है, और एसिड प्रोड्यूस होगा नेचुरल वाला। क्योंकि जो हमारी नेचुरल ह्यूमन बॉडी है वो चाहेगी कि जो हमारा पेट है वो कैसा रहे, एसिडिक रहे, तो और सिक्रेट करेगी, वो हानिकारक है भाई, एसिड इतना प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए बॉडी में। इससे बचे कैसे, तो अब जो हमारे क्लास 2 वाले ड्रग्स हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, रेंटिडिन या जिंटेक की गोली आती है, जिंटेक। तो रेंटिडिन RANTIDINE, 2 एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे एग्जाम्पल का ही खेल है। एंटासिड कोई भी पढ़ लेगा, कोई भी लिख लेगा क्या चीज़ होती है। तो रेंटिडिन और सिमेटिडाइन, रेंटिडिन को जिंटेक बोलते हैं और सिमेटिडाइन को डाइमिटैप बोलते हैं, सॉरी टेगामेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेगामेट। तो कुछ भी बोल लो, रेंटिडिन को जिंटेक बोल लो, जेंटेक RANTIDINE, रेंटिडिन और जेंटेक ZANTAC, या सिमेटिडाइन या टेगामेट, ये दोनों बोलने हैं आपको, कोई से भी बोल लो, या तो कॉमन नेम बोल लो जो है जेंटेक और टेगामेट, या तो इनके केमिकल नेम बोल दो रेंटिडिन और सिमेटिडाइन। पर ऐसा एग्जांपल मत लिखना कि पहला हो गया रेंटिडिन दूसरा हो गया जेंटेक, पागल हो क्या, एक ही तो है वो। तो रेंटिडिन या जेंटेक बोल लो कोई एक चीज़, और सिमेटिडाइन या टेगामेट जो बोलना है वो बोल लो, ठीक है, ये चीज़ें। अब इनका काम क्या होता है, ये उसको ख़त्म करते हैं जो, या उस पर ही सीधा एक्शन दिखाते हैं जो एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है। क्लास 1 वाले क्या कर रहे थे, क्लास 1 वाले क्या कर रहे थे, जो असर हो गया उसको न्यूट्रलाइज़ कर रहे थे, मतलब एसिड निकल चुका है, अब इस एसिड को न्यूट्रलाइज़ करना है। तो एक तो नुकसान पहले हो गया, एसिड तो निकल चुका है, जहाँ से वो जाएगा उसको कोरोट करता रहेगा, आपकी बॉडी ख़राब करता रहेगा, आपको उल्टी के वो लक्षण हो सकते हैं, प्यूकिंग हो सकती है, ये हो सकता है, एसिड बर्न हो सकता है, हार्ट बर्न हो सकता है, इरिटेशन हो सकती है, ये हो सकती है। तो एसिड तो निकल चुका है, और क्लास 1 का काम क्या है, जो निकल रखा एसिड है या जो एसिडिटी हो चुकी है उसको न्यूट्रलाइज़ करना। जबकि क्लास 2 क्या करता है, क्लास 2 जड़ को ही ख़त्म करता है, या जो कॉज है, जो नेचुरल कॉज है जिसकी वजह से वो हो रहा है, जो अफेक्ट डाल रहा है, ये इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है। इफ़ेक्ट क्या है, एसिड निकल चुका है उसे न्यूट्रलाइज़ करेगा। जबकि जो क्लास 2 वाले हैं, जो रेंटिडिन या जिंटेक या सिमेटिडाइन और टेगामेट हैं, इनका काम क्या है, जो जड़ है, जैसे आपका बाइल पिगमेंट है, उसी पे ये सीधा अटैक करते हैं। अटैक क्या, एक्शन करते हैं, और उसको ऐसा कंट्रोल करते हैं, ऐसा मॉडिफाई करते हैं, या उसके जो नेचुरल मेटाबॉलिक मैकेनिज़्म है उसमें ऐसा असर डालते हैं कि वो उतना ही एसिड प्रोड्यूस करे अब, कि जितने की हमें ज़रूरत है, जितने से हमारा डाइजेशन हो जाए, एक्सेस नहीं प्रोड्यूस होने देते। तो ये सीधा कारण पे अटैक करते हैं क्लास 2 वाले। कारण क्या है, बाइल पिगमेंट या ऐसी चीज़ें। और क्लास 1 वाले क्या हैं, जो असर हो गया है, एसिड निकल चुका है, उसे न्यूट्रलाइज़ कर रहे हैं। तो वो भी एक तरह की गंदगी है जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो गया। आई बात समझ में, ये चीज़ें हैं। तो पूरा पढ़ लो क्या चीज़ है, एंटासिड ओवर प्रोडक्शन जो हो जाता है किसका, HCl एसिड का, कहाँ, पेट में। ओवर प्रोडक्शन जो हो जाता है HCl एसिड का, कहाँ, पेट में, उससे हार्ट बर्न होता है यार, छाती में दर्द होता है, पेन होता है, इरिटेशन होती है स्टमक में, जिसको हम या तो क्लास 1 बेसिक बेस जो माइल्ड हमारे एल्कली होते हैं जैसे MgOH होल्ट वाइज या एल्यूमिनियम ट्राईहाइड्रोक्साइड, उससे करते हैं। इसका नुकसान आपको पता ही है, ये क्या करेंगे, जो एसिड निकल चुका है उसको ही रिड्यूस करेंगे। और अगर हमने इसे ज़्यादा मात्रा में ले लिया तो हमारा नुकसान क्या है कि हमारा पेट अब एल्कलाइन हो जाएगा, जबकि हमारे पेट को किसकी आदत है, एसिड होने की। तो इसकी वजह से और एसिड सिक्रेट होगा, और एसिड का प्रोडक्शन ट्रिगर होगा, जिसकी वजह से और नुकसान है। देख लो, हमको थोड़ी पता है कि कितना कंट्रोल करना है, कितनी गोली लेनी है। 2 की जगह हम 3 ले लेंगे, 1 की जगह हम 2 ले लेंगे, आधी की जगह हम 1 ले लेंगे, तो नुकसान है इससे। तो ऐसा नहीं कर सकते, तो हम क्लास 2 का यूज़ करते हैं, सीधा जड़ को ही ख़त्म करता है। मतलब जो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है बॉडी में, उसको ये एक ऐसा कंट्रोल करेगा कि वो अब उतनी ही अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करे जितने की हमारे डाइजेशन और बाकी चीज़ों के लिए ज़रूरत है। इसका एग्जांपल क्या है, रेंटिडिन जैसे एक एग्जांपल हो गया, ये इसका केमिकल नेम है। कॉमन नेम इसका जेंटेक हो गया, या सिमेटिडाइन और टेगामेट, ये है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है।
वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। आज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की दूसरी क्लास है और पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या था, ठीक है, कि हमें किस किस बारे में पढ़ना है। जो हमारे केमिकल्स डेली लाइफ में यूज़ होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना था यहाँ पे। जैसे हमने देखा था वो ड्रग्स और मेडिसिन के फॉर्म में यूज़ होंगे या फूड्स के जैसे यूज़ होंगे। फूड में अलग अलग तरह से यूज़ होंगे, फूड को बचाने के लिए, फूड की डेकोरेशन के लिए, इन सब के लिए यूज़ होंगे। साथ में हमने फिर क्लिनजिंग एक्शन देखा था, जैसे सोप्स एंड डिटर्जेंट। उसके बाद हमने ड्रग्स और मेडिसिन के बीच में डिफरेंस क्रिएट करा था, आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हम अपने ऑन द बेसिस ऑफ थेराप्टिक एक्शन, जो थेरेपी वाला एक्शन होता है, उसके बेसिस पे हमने पहला एंटासिड पढ़ लिया था। अब उसी के बाद ये सारे हैं, जैसे एंटी हिस्टामाइन हो गया, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है, एंटी पायरेटिक्स है, एंटी कैंसर एजेंट है, हिप्नोटिक्स है, एंटी मलेरियल है। ये सारे ड्रग्स हैं, ये उसी पे बेस है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्शन, ठीक है, ये थेराप्टिक एक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अगर हम एंटी से, तो एंटी मतलब ख़त्म करना या नेगेटिव होना। जैसे एंटी हिस्टामाइन मतलब हिस्टामाइन को ख़त्म करना या नेगेटिव होना। एंटी पायरेटिक्स मतलब पायरेटिक्स को ख़त्म करना, ठीक है। ऐसी एंटी मलेरियल जो है तो मलेरिया को ख़त्म करना है या जो मलेरिया का कारण है उसे ख़त्म करना। अब सबसे मेन बात क्या है, जब हम स्टार्ट करें अपना पहला, तो पहला है एंटी हिस्टामाइन। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जो आपको बुखार होता है, फ्लू होता है, ये सब एलर्जी की वजह से होता है। इनफैक्ट एसिडिटी भी एक तरह की एलर्जी है। जो पेट में एसिडिटी होती है वो भी एक तरह की क्या एलर्जी है, किसी एलर्जिक एक्शन की वजह से ये होती है। ऐसी हिस्टामाइन जो होता है, हमारी बॉडी में तरह तरह के हार्मोन्स होते हैं, बहुत तरह के, जो हमें आगे जाके जो हमारी जब वो आएगी बायोकेमिस्ट्री तब हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अभी देखो हिस्टामाइन एक तरह का हार्मोन्स होता है, यहाँ पे भी 2-3 तरह के हार्मोन्स आएंगे, जैसे सेक्स हार्मोन आएंगे, एलर्जिक हार्मोन्स आएंगे और बहुत तरह के हार्मोन्स आएंगे। तो अब हम अपना पहला हार्मोन पकड़ते हैं जिसका नाम है हिस्टामाइन। देखो हिस्टामाइन क्या होता है, हिस्टामाइन नेचुरली बॉडी में एक तरह का हार्मोन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत सेंसिटिव हार्मोन है। अगर ज़रा सा भी इसके इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो ये अपने आफ्टर इफ़ेक्ट दिखाता है या इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है, जो बॉडी में आसानी से दिख जाते हैं। गूज बम्स आते हैं और बहुत तरह के आपके मम्स पड़ते हैं यहाँ पे, और बहुत तरह से आपसे बॉडी या जो आपकी स्किन होती है उसमें सेंसेशन होती है, ठीक है, काफ़ी चीज़ इसके आफ्टर इफ़ेक्ट होते हैं। तो हिस्टामाइन आप समझिए, हिस्टामाइन एक तरह का हार्मोन है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एलर्जिक एक्शन क्रिएट करना। जो भी एलर्जिक वाले एक्शन होते हैं उसको हिस्टामाइन क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है हिस्टामाइन भी, तो ये मेटाबॉलिक एक्शन करता है। अब हिस्टामाइन की वजह से क्या होती है, एलर्जी होती है, और हमें अगर इस एलर्जी से बचना है तो बचेंगे कैसे, तो हम एंटी हिस्टामाइन यूज़ करते हैं। एंटी हिस्टामाइन काम कैसे करते हैं, एंटी हिस्टामाइन क्या करते हैं, देखो हिस्टामाइन को भी अपना एलर्जिक एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी पे उसको भी कुछ मेटाबॉलिक मैकेनिज़म्स करने पड़ेंगे, उसकी भी कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, वो भी कुछ रिसेप्शन करेगा, उसकी भी कुछ स्टिमुलाई होगी, है ना। मतलब उसको भी मैसेज जाना चाहिए उस हार्मोन को वाया ब्रेन, मतलब इसे रिसेप्शन फिनोमिना बोलते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसा एंटी हिस्टामाइन टाइप का ड्रग बनाएं जो इसी मेटाबॉलिक मैकेनिज़्म पे अटैक करे या इसी मेटाबॉलिक मैकेनिज़्म को कंट्रोल करने लग जाए, या जो ये रिसेप्शन मैकेनिज़्म है इसको ही डिस्टर्ब कर दे, तो जब मैसेज जाएगा ही नहीं ब्रेन के थ्रू किस पे, हिस्टामाइन पे, ब्रेन के थ्रू किस पे, हिस्टामाइन पे, कि भाई तो स्किन में सेंसेशन कर, तो एसिडिटी कर, तो वो क्रिया होगी ही नहीं, वो प्रोसेस होगी ही नहीं, और उससे हम हिस्टामाइनिक एक्शन से बच जाएंगे। तो अगर आप एंटी हिस्टामाइन देखें तो क्या है, हिस्टामाइन हार्मोन्स, जो हमारे हिस्टामाइन हार्मोन्स होते हैं वो एलर्जिक एक्शन को ट्रिगर करते हैं। जो हमारा एलर्जिक एक्शन होता है उसे ट्रिगर करते हैं। जैसे एक्यूट फीवर एक तरह का एलर्जिक एक्शन है, ठीक है। पेट में एसिडिटी एक तरह का एलर्जिक एक्शन है। बहुत से लोगों को फूल पत्तों इनसे प्रॉब्लम होती है, उनको वो हो जाता है। फल से होती है, बहुत लोगों को फ्रूट से प्रॉब्लम्स होती हैं, एलर्जी हो जाती है उन्हें, जानवरों से होती है, और बहुतों को वीट एलर्जी होती है, बहुतों को मिल्क एलर्जी होती है, लैक्टो एलर्जी होती है, काफ़ी तरह की एलर्जीज़ हैं, तरह तरह की, आप जो सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी तरह की एलर्जीज़ हैं। मैं फ़ोबिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एलर्जी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फ़ोबिया इज़ साइकोलॉजिकली एंड एलर्जी इज़ फिजियोलॉजिकली। एलर्जी हमारी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, और जो भी फ़ोबिया जैसी चीज़ होती है, जैसे वाटर का फ़ोबिया होता है, हाइड्रोफोबिया, है ना, खो जाने का होता है,
घूम जाने का होता है। तो ऐसे फ़ोबिया की बात नहीं करूँगा, फ़ोबिया फिजियोलॉजिकल नहीं होता, साइकोलॉजिकल होता है। तो अगर हम बात करें एंटी हिस्टामाइन क्या है, तो एंटी हिस्टामाइन को समझने के लिए पहले हिस्टामाइन समझना पड़ेगा। तो हिस्टामाइन क्या चीज़ है? हिस्टामाइन एक तरह का क्या है, हार्मोन है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में या हमारे जो फिजियोलॉजिकल है, ये जो हमारी फिजिकल फॉर्म में है, उसमें क्या करता है, एलर्जिक एक्शन को ट्रिगर करता है। ट्रिगर एकदम से ट्रिगर करता है। इसकी वजह से और क्या होती है, नेज़ल कंजेशन हो सकती है। नेज़ल कंजेशन इसका मतलब क्या हुआ, नाक का बंद हो सकता है, नाक बंद हो सकती है, नाक बह सकती है, गंगा निकले आपकी नाक से, ऐसे भी हो सकता है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला, देयर फॉर एंटी हिस्टामाइन इनहिबिट एक्शन ऑफ हिस्टामाइन। अब एंटी हिस्टामाइन का काम क्या है, हिस्टामाइन को काम ही नहीं करने देना। हिस्टामाइन जो भी काम करना चाह रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, उसको काम ही नहीं करने देना, ठीक है। हिस्टामाइन बाय इंटरफेयरिंग विद देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। किसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के साथ ये इंटरफेयर करेगा एंटी हिस्टामाइन? ऑब्वियसली हिस्टामाइन हार्मोन की, जो हमारी हिस्टामाइन हार्मोन है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के साथ ये इंटरफेयर या छेड़खानी करेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, कैसे करता है, बाय कम्प्लीटली बाइंडिंग टू देयर रिसेप्टर। मैंने बताया आपको रिसेप्शन वाला जो मैकेनिज्म होता है उसके साथ एंटी हिस्टामाइन अपना डोमिनेंस या जो इसका इनहेरिट ट्रेट होता है वो शुरू कर देता है। तो हिस्टामाइन को काम ही नहीं करने देता। अब वो काम नहीं करेगा हिस्टामाइन, मतलब अगर उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस पूरी नहीं हो पाई तो फिर एलर्जी एक्शन भी ट्रिगर नहीं कर सकता। तो ये बातें होती हैं। तो आपको समझ में आया, पहला पॉइंट हिस्टामाइन एक तरह का हार्मोन है। दूसरा पॉइंट, हिस्टामाइन हार्मोन का काम क्या है, एलर्जी को ह्यूमन बॉडी या फिजियोलॉजिकल वे में ट्रिगर करना। तो एंटी हिस्टामाइन का काम क्या है, एंटी हिस्टामाइन हिस्टामाइन को एलर्जिक एक्शन ट्रिगर करने नहीं देगा। कैसे नहीं करने देगा, वो इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के साथ छेड़छाड़ या इंटरफेयर करना शुरू कर देगा। और कैसे करता है कि जो रिसेप्शन मैकेनिज़्म होता है हिस्टामाइन का फ्रॉम ब्रेन टू हिस्टामाइन हार्मोन, उसको ये क्या कर देता है, उससे ये बाइंड हो जाता है, चिपक जाता है। खुद चिपक जाएगा तो जैसे ये लेयर है, ये लेयर है, ठीक है, हिस्टामाइन की लेयर है, इस पर चिपक जाएगा। अब हिस्टामाइन पे जगह ही नहीं है, उसके जो टेंटेकल्स भी होंगे, अगर ऐसे इमेजिन करो तो वो टेंटेकल्स छेड़खानी कर ही नहीं पाएंगे हमारी बॉडी सेंसिंग के साथ। ये चीज़ें हैं, ठीक है। हिस्टामाइन का एग्जाम्पल तो आप हार्मोन में पढ़ोगे, बायोलॉजी वाले हो, एंटी हिस्टामाइन देख लो। दो तरह की दवाई आती है, डाइमेटेप, डाइमेटेप। अब ये कॉमन नेम है, केमिकल नेम है, कॉमन नेम है, ठीक है, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दो एग्जाम्पल आपको लिखने ही पड़ेंगे। तो पहला है डाइमेटेप। क्या है डाइमेटेप? DIMETAPP, डाइमेटेप, DIMETAPP, डाइमेटेप। और दूसरा है सेल्डेन, SELDANE। तो डाइमेटेप और सेल्डेन एंटीहिस्टामाइन ये है कि इसके एग्जाम्पल हैं डाइमेटेप और सेल्डेन। एंटीहिस्टामाइन क्या होता है? एंटीहिस्टामाइन वो होता है जो हिस्टामाइन को उसका एलर्जिक एक्शन करने नहीं देता। कैसे नहीं करने देता? उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ छेड़खानी कर देता है। कैसे कर देता है कि वो उसकी जो रिसेप्शन साइट होती है उस पर बाइंड हो जाता है, ठीक है। अब हिस्टामाइन से क्या क्या हो सकता है? एक तो एलर्जिक एक्शन हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है, एक्यूट फीवर हो सकता है, साथ में आपका नेजल कंजेशन या गंगा बहेगी आपके नाक से, ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। तो अगर हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना है या बर्थ रेट को कंट्रोल करना है, एक डेवलप कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक फैमिली जो भी प्लान करे तो वो सुनियोजित काम से करे, मतलब हमारे दो जैसा हिसाब हो। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या होता है? अब यहाँ फैंसी नेम नहीं लिखना, जैसे अनवांटेड 72 हो गया, आईपिल हो गया, ऐसे नाम नहीं, यहाँ पे केमिकल नेम लिखेंगे। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या है? ऐसे ड्रग्स जो बर्थ रेट या अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करते हैं। आज के अर्बन ज़माने में आपको पता ही है, ठीक है, ऐसे कॉज बहुत होते हैं, ठीक है। और जितना हम डेवलप हो जाएंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा। शायद हमें आगे के डेट में 2 लोगों की ज़रूरत भी ना पड़े, जैसे होता ही है, आपको पता है, सरोगेसी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स क्या हैं? ऐसे ड्रग्स हैं जो बर्थ रेट को कंट्रोल करें या अनवांटेड प्रेगनेंसी को कंट्रोल करें। एक्चुअली इसमें क्या होता है, सिंथेटिक जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनका मिक्सचर रहता है इसके अंदर। सिंथेटिक सेक्स हार्मोन का मिक्सचर रहता है, जिसकी वजह से जो सिंथेटिक हार्मोन है वो डोमिनेंट हो जाता है किस पे? नेचुरल सेक्स हार्मोन पे। जिसकी वजह से क्या होता है, नेचुरल सेक्स हार्मोन अपना काम नहीं कर पाता। आपको पता है नेचुरल सेक्स हार्मोन का काम क्या है? जो स्पर्म होते हैं ओव्यूल के साथ मिलकर जाइगोट बनाते हैं, ओव्यूलेशन जो प्रोसेस होती है उसको हमें रोकना है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड 15 दिन का होता है तो रोक सकते हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं, दीज ड्रग्स कंट्रोल बर्थ रेट एंड अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये मैंने आपको बताया। साथ में दे कंटेन मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक सेक्स हार्मोन। सिंथेटिक सेक्स हार्मोन का यहाँ क्या होता है? मिक्सचर होता है। जैसे हो गया एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। सर क्या है यहाँ टेस्टोस्टेरॉन यूज़ करेंगे मेल वाले? अब देखो आगे जाके 10-15 साल रुक जाओ,
ऐसे भी केस तुम्हें मिलेंगे, ठीक है। पर अभी के लिए यहाँ देख लो, अभी हम थोड़ा कंजर्वेटिव ही होते हैं कि दे कंटेन मिक्सचर ऑफ सिंथेटिक एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्ट्रॉन डेरिवेटिव्स। मतलब ये जो सेक्स हार्मोन के डेरिवेटिव्स होते हैं ये बेसिकली फीमेल सेक्स हार्मोन्स होंगे। एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन इनके डेरिवेटिव होते हैं और इनका काम क्या होता है, जो हमारी ओव्यूलेशन प्रोसेस होती है, जाइगोट फॉर्मेशन वाली प्रोसेस होती है, फर्टिलाइज एग वाली प्रोसेस होती है, उसको ये क्या करते हैं, रोकते हैं। यहाँ फैंसी नेम नहीं लिखने, अनवांटेड 72 आई पिल, ये कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको कैसे लिखने जो होते हैं भाई, जैसे नोवेस्ट्रॉल हो गया, NOVESTROL, NOVESTROL, नोवेस्ट्रॉल। और दूसरा है माइफेप्रिस्टोन, 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 MIFEPRISTONE, माइफेप्रिस्टोन, ठीक है। तो समअप करेंगे, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के हैं, ऐसे ड्रग्स हैं जो बर्थ रेट को कंट्रोल करें या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकें, ठीक है। और दूसरा ये इसमें होता क्या है, तो इनमें सिंथेटिक सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया या प्रोगेस्टेरॉन हो गया, और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, माइफेप्रिस्टोन और नोवेस्ट्रॉल, ठीक है। इसके बाद बच्चे हम आ जाएंगे एंटीपायरेटिक्स में। देखो नाम ही बता रहे, पायरे मतलब होता है टेम्परेचर, पायरोमेटलर्जी सुना है ना तुमने, पायरोकाइनेटिक्स, तो ऐसी चीज़ें। तो एंटीपायरेटिक्स नाम ही बता रहा है कि ऐसे केमिकल्स, पायरे टेम्परेचर, एंटी रोकना है, कम करना है। तो अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में किसी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर हमारी ह्यूमन बॉडी में किसी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाए, इन केस ऑफ एक्यूट फीवर, या आपने कोई एनारोबिक एक्सरसाइज कर ली तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है, या आप पे एक बहुत जैसे घुटन सी आ गई है ना, स्ट्रेस सी हो गई तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस केस में इन दवाइयों को लेके, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स को लेके हम अपना बॉडी टेम्परेचर को ऑप्टिमम लेवल पे ला सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक ड्रग्स आर अ टाइप ऑफ ड्रग्स और केमिकल विच कैन रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर टू ऑप्टिमम लेवल। ये बॉडी टेम्परेचर को ऑप्टिमम लेवल में, यहाँ लिख लेना, ऑप्टिमम लेवल में ला सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बाय टेकिंग देम। और इन केस ऑफ हाई फीवर, अगर हमें हाई फीवर हो, ऐसी चीज़ें लिख लेना, एक्यूट फीवर हो तो हम इन्हें यूज़ करते हैं। बेटा इनका एग्जाम्पल आपने पढ़ा ही है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल। देखो इंडियन घर में तो है ही, आपको पेट दर्द हो रहा है, डिस्प्रिन, एस्पिरिन, क्रोसिन ले लो, ये एक ही नाम है, ब्रांड है, नाम तो एस्पिरिन है, पर एक ब्रांड ने उसका नाम क्रोसिन रख दिया, एक ब्रांड ने उसका नाम डिस्प्रिन रख दिया, ऐसे चलता है, ठीक है, पर होता एस्पिरिन ही है। ऐसे बहुत से देखे होंगे तुमने, है ना। शुगर की दवाइयाँ होती है, अलग अलग नाम से आती है, ठीक है। जो टॉनिक होते हैं गला ख़राब में, खराश में जो हम यूज़ करते हैं, वो भी अलग अलग नाम से आते हैं। तो ये तो केमिकल नेम है, ब्रांड नेम है, बट होता है एस्पिरिन ही है। तो आपने देखा ही होगा इंडियन फैमिली में, क्या पेट दर्द हो रहा है, एस्पिरिन ले लो, गले में दर्द हो रहा है, एस्पिरिन ले लो, दिमाग में सर दर्द हो रहा है, एस्पिरिन ले लो, बुखार आ रहा है, एस्पिरिन ले लो। ऐसे क्यों करते हैं, दादी के नुस्खे हैं, नानी के नुस्खे हैं, पर एस्पिरिन के बहुत मल्टीपर्पज़ होते हैं, ऑलराउंडर होता है एस्पिरिन। वो आगे बढ़ेंगे। अभी आप बस ये देख लो कि जो एंटीबायोटिक्स होता है वो हम कब यूज़ करेंगे, इन केस ऑफ हाई फीवर। जब हमें हाई फीवर हो और बॉडी टेम्परेचर को ऑप्टिमम लेवल पे लाना हो तो हमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। इसका एग्जांपल है एस्पिरिन और पैरासीटामोल। ये आपने सुना ही है, एस्पिरिन और पैरासीटामोल। एस्पिरिन को पानी में घोल के भी पीते हैं और ऐसे भी पी लेते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। इसके बाद एंटी कैंसर एजेंट। कैंसर होता है बॉडी में, कैंसर होता है क्या है, देखो कैंसर कुछ नहीं होता, इफ़ देयर इज़ अनवांटेड ग्रोथ ऑफ एनी ऑर्गन, अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए, एब्सिमल ग्रोथ हो जाए किसी भी ऑर्गन की, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। ट्यूमर भी बोलते हैं, ट्यूमर भी बोलते हैं। तो कैंसर और ट्यूमर एक दूसरे से रिलेटेड है नहीं है, ये आप लोग बताना मुझे, ठीक है। तो एंटी कैंसर एजेंट क्या होता है, कैंसर यू ऑल नो इट इज़ वन ऑफ द प्रीवेलेंट डिजीज़ जो आजकल फैली है, बहुत सालों से फैली है, ठीक है। तो एंटी कैंसर एजेंट क्या होता है, कुछ हद तक हम कुछ ऐसे केमिकल यूज़ करते हैं जो कैंसर की जो अलग अलग स्टेजेस होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड क्रिटिकल लास्ट, उस स्टेज में हेल्प करते हैं, है ना। कीमोथेरेपी में इसका बहुत यूज़ है। तो एंटी कैंसर एजेंट आपको बस एक याद रखना है, सिस्प्लैटिन, CIS, सिस्प्लैटिन। ये वही है सिस ट्रांस वाला, प्लेटिन होगा एक कंपाउंड, तो उसमें सिस फॉर्म जो है, सिस मतलब साथ साथ हो, ट्रांस ऐसे होती है, अपोजिट सिस ऐसे होती है। तो सिस प्लेटिन हम पे एक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड का यूज़ क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, किसी स्टेज में, ऐसे नहीं पूरी तरीके से ट्रीट कर देगा, ठीक है। एंड देन बेटा आपका क्या है, हिप्नोटिक्स है। यहाँ हिप्नोटिक्स मतलब हिप्नोसिस नहीं है कि आपको मैं ऐसे दिखाऊं और यूं यूं करूं, यहाँ पे बीट को ऐसे दिखाऊं तो आप लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं, है ना, आप लोग हिप्नोसिस हो जाए आप लोगों का, ठीक है। हिप्नोसिस आपको पता ही है, ठीक है।
तो वो चीज़ नहीं है यहाँ। हिप्नोटिक्स मतलब यह है कि जो हमारी स्ट्रेस जो है उसे डाउन करें। इंसोम्निया हो, इंसोम्निया मतलब क्या होता है, नींद ना आना। तो नींद ना आने का उपचार जब अगर हम करें, उपाय अगर हम करें, क्योर अगर हम करें, तो वो हिप्नोटिक्स ड्रग से ही करेंगे। तो हिप्नोटिक ड्रग्स क्या होता है? हिप्नोटिक ड्रग्स ऐसे ड्रग्स हैं जो स्लीप को प्रोड्यूस करते हैं। स्लीप मतलब इन द सेंस ये नहीं है कि स्लीप मतलब मेंटल स्लीप हो, फिजिकल स्लीप हो, मतलब दिमाग भी शांत हो जाए और नींद भी आ जाए, इसका मतलब ये है, ठीक है, हिप्नोटिक्स। तो हिप्नोटिक्स ऐसे ड्रग्स हैं जो वही स्लीप में यूज़ होंगे, और जो भी स्लीपिंग पिल्स होती हैं उनके कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। अगर आप स्लीपिंग पिल बनाओगे तो हिप्नोटिक्स वाला कोई ड्रग तो उसमें मिक्सचर फॉर्म में यूज़ ही करोगे, ठीक है। हिप्नोटिक्स जनरली यहाँ हिप्नोसिस से मत याद रखना, ठीक है, मंत्रमुग्ध से। हिप्नोटिक्स मतलब बस यही है कि जो स्लीप पैदा करे, स्लीप को इंड्यूस करे, ठीक है। स्लीप होती है, वो दब जाती है, उसे बाहर निकाले, उजागर करे, तो स्लीप को प्रोड्यूस करे। इसमें आपको पता ही है जो भी स्लीपिंग पिल है उसका ये कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। इसके एग्जांपल देख लो, वेरोनल एंड ल्यूमिनल, VERONAL, वेरोनल एंड ल्यूमिनल, LUMINAL। आई रिपीट डायग्राम, और जो यहाँ पे एग्जाम्पल हैं, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी डायग्राम भी आएंगे और जो एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम आपको पता है तो आप चीज़ें लिख ही लोगे और एग्जामिनर की इतनी नज़र नहीं पड़ेगी बीच में। अगर आपने अपनी लव स्टोरी भी लिख दी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे सबसे मेन क्या है कि आप एग्जाम्पल अच्छे लिखें, वेरोनल और लूमिनल। एंड लास्ट वन इज़ एंटी मलेरियल ड्रग्स। मलेरिया किसी पैरासाइट से ही होता है, पर उसका जो होस्ट होता है वो एक मच्छर होता है, या जो उसका कैरियर होता है, वेक्टर होता है, वो क्या होता है, एक मच्छर ही होता है, मक्खी होती है ना। क्या बोलते हैं, नाम पता है, एनसिप एनसेप्टेलिसिस, एनसिप एनसेप्टेलिसिस। अब जैसे पोर्टुगल है तो उन लोगों ने क्या करा, एनसिप एनसेप्टेलिसिस के ना जो फीमेल होती हैं, फीमेल ही करती हैं बाइट बुइट, तो उनको ख़त्म करने का एक तरीका निकाला उन्होंने क्या करा, जितने भी जंगली मच्छर होते थे उनका प्रोडक्शन बढ़ाया, मच्छरों के, जंगली मच्छरों का। अब ये जंगली मच्छर क्या करते हैं, उन मक्खियों के साथ मीटिंग करते हैं तो उनको बेकार बना देते हैं। जो वो मक्खी है ना जो ये मलेरिया पैदा करती है, उनके साथ मीटिंग करते हैं जंगली वाले, तो उनको मतलब डोमिनेंट रेट होता है तो उनको बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे वो कम हो रही है, वो फ्री हो गया है पोर्टुगल, क्या मलेरिया फ्री हो गया इसी वजह से, है ना। पढ़ना, गूगल करना, समझ में आ जाएगा। एंटी मलेरियल ड्रग्स जो हम मलेरिया के उसमें यूज़ करेंगे, जनरली ये क्यूनोइड का कंपाउंड होते हैं। क्यूनोइड पता है ना, बेंजीन रिंग, ऊपर डबल बॉन्ड ओ, नीचे भी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, क्लोरोक्यूनाइन और पैराक्यूनाइन, क्लोरो और पैरा, क्लोरोक्यूइनाइन और पैराक्यूइनाइन, ये याद रखना, ठीक है। तो ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 ही कैसे हैं देख लो। सबसे पहले एंटीहिस्टामाइन है। एंटीहिस्टामाइन क्या होता है तो आपने अभी पढ़ा 4 पॉइंट में, आपको पता है हिस्टामाइन एक ऐसा हार्मोन होता है जो एलर्जिक एक्शन ट्रिगर करता है। एंटीहिस्टामाइन इसी एलर्जिक एक्शन को हिंडर करेगा, रोकेगा। कैसे रोकता है, बाय इंटरफेयरिंग विद द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ हिस्टामाइन, ठीक है। और कैसे करता है कि ये डोमिनेंस या बाइंड हो जाता है किसमें, रिसेप्टर में, या जो इसका रिसेप्शन साइट होती है उसमें। इसका एग्जांपल आपको पता ही है क्या क्या है, डाइमीटेप और सेल्डिन। फिर इसके बाद एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स आप लोगों को पता है, जो बर्थ रेट को कंट्रोल करने या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने में यूज़ हो। इसमें क्या होता है, सिंथेटिक सेक्स हार्मोन का क्या होता है, मिक्सचर होता है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरॉन। एग्जाम्पल आपके पता है इसके, माइफेप्रिस्टोन और नोवेस्ट्रोल। फिर इसके बाद एंटीपायरेटिक्स। इन केस ऑफ हाई फीवर, अगर हमें बॉडी टेम्परेचर को ऑप्टिमम लेवल पे लाना है तो हम ऐसे ड्रग्स यूज़ करेंगे जिनको हम एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। एग्जाम्पल यू ऑल नो, इंडियन हाउस होल्ड नेम एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। एस्पिरिन इज़ द केमिकल नेम और कॉमन नेम या ट्रिवियल नेम, और इसके ब्रांड नेम बहुत अलग अलग हैं, क्रोसिन, डिस्पेरिन, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा एंटी कैंसर एजेंट, तो कैंसर की किसी स्टेज में इसे यूज़ करते हैं, इसका एग्जाम्पल है सिस्प्लैटिन। एंड देन फाइनल वन इज़ एंटी मलेरियल ड्रग्स। एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होता है, जो मलेरिया के क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करें। इसका एग्जांपल आपको पता है क्यूनाइन या क्यूनोइड कंपाउंड होंगे, तो क्लोरोक्यूनाइन और पैराक्यूनाइन। इसके बाद हिप्नोटिक्स। तो हिप्नोटिक्स मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। हिप्नोटिक्स मतलब यहाँ स्लीप को इंड्यूस करना है, तो स्लीपिंग पिल्स का ये कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। एग्जाम्पल आप लोगों को दिख ही रहे हैं, वेरोनल और लूमिनल। आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वेरोनल और लूमिनल है, ठीक है, ये चीज़ें। चलिए, अब जो हम पढ़ना चाहेंगे वो कुछ ऐसे तरह के ड्रग्स हैं जो सीधा हमारे ब्रेन पे असर डालते हैं। ऐसे ड्रग्स को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, मतलब जो न्यूरॉन्स को एक्टिव कर दें,
जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, जिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, उनको एक्टिव करते। ठीक है, हर चीज़ है। आप खुद ही देखो, जब आपको टेंशन होती है आप हाथ यहाँ लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हाथों के न्यूरॉन्स सीधा यहाँ पे रिलेट करते हैं दिमाग पे। ज़्यादा टेंशन लेते तो बाल भी झड़ते हैं। तो ये चीज़ें हैं। न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं? न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स नाम ही बता रहे हैं, जो न्यूरॉन्स या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, जो एक हमारा ना नेचुरल मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म होता है फ्रॉम ब्रेन टू नर्व्स थ्रू न्यूरॉन्स। ये जो होता जैसे कहीं हम सर्दी इलाके में चल गए तो हमें ठंड लगती है ना, सिसरते हैं हम, तो इसी की वजह से गर्मी होती है तो हम ऐसे करते हैं, गर्मी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। कहीं एगोनी हो जाए, चोट लग जाए तो हमें दर्द होता है, या कहीं गर्म चीज़ में हमने हाथ डाल दिया तो हम हाथ बाहर खींचते हैं, स्टिमुलाई, रिसेप्शन, वो सारी चीज़ें। तो ये हमें कौन गाइड करता है? हमें दिमाग गाइड करता है, हमारा माइंड, ब्रेन गाइड करता है वाया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ये एक मैकेनिज़्म बना हुआ है न्यूरॉन्स का, स्टिमुलाई का, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो इससे रिलेटेड है मैसेज ट्रांसफ़र जो हमारा मैकेनिज़्म है। कहाँ से? फ्रॉम नर्व से रिसेप्टर। रिसेप्शन होता है ना, आप लोग कुछ चीज़ रिसीव करते हो कि ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, स्किन के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू, तो इसे हम रिसेप्टर कहते हैं। तो नर्व से रिसेप्टर, नर्व मतलब आप समझ जाना न्यूरॉन्स या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होंगे क्या? ऐसे ड्रग्स होंगे विच अफेक्ट मतलब असर डालना, असर लेना नहीं, या असर हुआ, वो इफेक्ट होता है। तो ड्रग्स विच अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफर मैकेनिज्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर एंड इट में अफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये एक ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारा नेचुरल मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म होता है फ्रॉम ब्रेन टू एवरी ऑर्गन, एवरी नर्व्स, एवरी न्यूरॉन्स या एवरी रिसेप्टर, उसको अफेक्ट डालते हैं। आपने देखा होगा, आप समझ पा रहे होंगे ये कैसे ड्रग होंगे। हम जैसे आपके दोस्त लोग नशा आदि कर लेते होंगे, उन्हें पता ही नहीं है, नाली में गिरे हुए हैं, है ना, अपनी उल्टी में गिरे हुए हैं, तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तुम लोगों को पता है सारी चीज़ें आजकल की लाइफ में, है ना। तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, अब हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते, है ना, हैं तो बोलना पड़ता है। तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स क्या हैं? ऐसे ड्रग हैं जो क्या करते हैं, इस चीज़ पे, ऐसे मैकेनिज़्म पे असर डालते हैं जो कहाँ से कहाँ चलता है, नर्व से रिसेप्टर, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स विच अफेक्ट द मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म फ्रॉम नर्व टू रिसेप्टर, जो मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है। आपको मैंने बताया, ठंड लगी तो सिहरते हैं, गर्मी लगी तो अलाफ, वैसी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, किसी गर्म चीज़ में हाथ डाला तो बाहर निकाल देते हैं। तो ये मैसेज ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म है, कहाँ से कहाँ, नर्व से रिसेप्टर के बीच में, उसे ये अफेक्ट करता है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसे भी अफेक्ट कर सकता है। ऐसे बहुत से ड्रग्स होते हैं। बच्चों, न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स को हमने 2 टाइप में डिवाइड करा है, हालांकि दूसरे टाइप के सब टाइप भी हैं। तो पहला टाइप आप देख लो, पहला टाइप है ट्रैनक्यूलाइज़र, पहला टाइप है ट्रैनक्यूलाइज़र, और दूसरा टाइप है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स भी 2 टाइप में है, एक है नार्कोटिक, एक है नॉन नार्कोटिक। नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो सुना होगा आपने, NCB, तो वहीं से रिलेटेड है। तो न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स NAD 2 टाइप में डिवाइड हैं, एक है ट्रैनक्यूलाइज़र और दूसरा है आपका नार्कोटिक्स, और नॉन नार्कोटिक्स जो आते हैं एनाल्जेसिक्स के अंदर। तो बेसिकली 2 हैं, ट्रैनक्यूलाइज़र और एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स के 2 पार्ट हैं, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स। ट्रैनक्यूलाइज़र क्या होता है? देखो, ट्रैनक्यूलाइज़र सिंपली जो भी हमारी इमोशनल इनस्टेबिलिटी होती है, जैसे हमें थकान लग जाती है, ज़रा सा काम करें थकान लग जाती है, स्ट्रेस आती है, मन नहीं लगता, नींद आती है, बुखार आता है, फियर होता है। बुखार कैसा बुखार? वैसा नहीं, सिहरन वाला बुखार, जैसे कुछ चीज़ देख लेते हैं घबरा जाते हैं, वैसा वाला, उससे जो बुखार आता है। ठीक है, स्ट्रेस, एंजाइटी, है ना, और भारी सा लगना दिमाग का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो ट्रैनक्यूलाइज़र के अंदर आती है। ट्रैनक्यूलाइज़र मेनली हम जैसे उसके लिए भी यूज़ करते हैं, कोई बेकाबू घोड़ा है तो उसे बेकाबू में करने के लिए ट्रैनक्यूलाइज़र करते हैं। या आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में बहुत सी, जैसे कोई जानवर अपने को हर्ट कर गया, जैसे हाथी के पैर में कुछ चुभ गया, तो वो हमारे काबू में ऐसे तो आएगा नहीं, वैसे तो नहीं बोलेगा आ बेटा कि मैं वो निकाल दूँ कांटा, नहीं, पहले उसे बेहोश करना पड़ेगा। तो बेहोश करने के लिए हमें कुछ उसको इंजेक्ट कराना पड़ेगा ना, वाया गन के थ्रू ऐसे भेजते हैं, तो वो ट्रैनक्यूलाइज़र होता है ना, वो उसे क्या कर देता है, अनकॉन्शियस कर देता है। तो ट्रैनक्यूलाइज़र क्या है? इसको हम एंटीजायोलिटिक ड्रग्स भी कहते हैं। ट्रैनक्यूलाइज़र को और क्या बोलते हैं? एंटीजायोलिटिक ड्रग्स। काम क्या होता है यार इसका? तो देखो, आपके सामने सारे काम लिखे हुए हैं हम लोगों ने, क्या क्या हैं देख लो।
आपके सामने सारे काम लिखे हुए हमने। स्ट्रेस मेंटल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, स्ट्रेस जो होती है हमें उसके लिए, वही वाली स्ट्रेस। और मेंटल ट्रीटमेंट जो होता है हल्का छोटा, जैसे भी मेंटल ट्रीटमेंट है, बीच भी किसी 1-2 दिन अपनी सुध बुध खो देते हैं, काम में मन नहीं लगता, वाली चीज़ें हैं। टेंशन को रिड्यूस करता है भाई, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है ना कुछ लोगों में, क्या होता है पता ही नहीं चलता कि इस मौके में, इस मोमेंट में कौन सा इमोशन जगाना है। अगर हम इसे कॉमेडिक वे में लिए तो जैसे किसी का ब्यूरियल हो रहा है, क्रीमेशन हो रहा है, आप हंस गए वहाँ पे, अंतिम संस्कार हो रहा है, या कोई रोमांटिक मूवी कर चल रही है, आप गुस्सा हो रहे हैं, या कोई वैसी वाली बहुत ड्रामेटिक मूवी चल रही है तो आप उसमें हंस रहे हैं, आपको पता ही नहीं है क्या है। 5 लोग सीरियस बात कर रहे हैं, आप हंसी आ रही है आपको, 5 लोग हंस रहे हैं, आप रो रहे हो। तो ये सारी इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। डर जो होता है और स्लीप को इंड्यूस करता है, तो मतलब हिप्नोटिक्स भी इसी के अंदर आएगा। जो हिप्नोटिक्स होते हैं ना स्लीप वाला, वो भी इसी के अंदर आएगा। एंजाइटी फ्री जो आपको वो होती है, एंजाइटी होती है ना, उसको ये फ्री रखता है। अभी मेरे पे हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, एंजाइटी का होता है हिंदी वर्ड, एंजाइटी, घुटन नहीं, एंजाइटी पता नहीं यार। और स्लीपिंग पिल्स, एंजाइटी मतलब होता है एंजाइटी पता नहीं, चलो। तो हमें ट्रांसक्लाइजर पता चल गया क्या है, एंटीजाइलोटिक ड्रग्स है। किसके लिए यूज़ होगा, जितनी भी इमोशनल चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, मेंटल टेंशन हो गया, एंजाइटी हो गया, ठीक है, फियर हो गया, ठीक है, इन सब में यूज़ होगा। और स्लीपिंग पिल्स मतलब हिप्नोटिक्स का भी इसमें है, हिप्नोटिक्स भी इसी का कॉन्स्टिट्यूएंट है। एग्जाम्पल वही होंगे जो पहले आए थे, वेरोनल आए थे, लुमिनल आए थे। एक नया पढ़ लेना इक्वानिल, क्या पढ़ लेना, इक्वानिल। नया जो है वो क्या है, इक्वानिल, ठीक है, ये चीज़ें ये पढ़ लेना आप लोग। अच्छा, इसके बाद क्या है हम पे, इसके बाद हम पे एनाल्जेसिक्स आ गया यार। ये जो आपने एनाल्जेसिक्स देखा था ना, ये आ गया। देखो एनाल्जेसिक्स क्या है, इस दवाई को लेने से ना हमारा दर्द मिट जाता है। जब पेन रिलीव होता है, पेन बहुत तरह का होता है, पेन है ना, एक तो चोट लगने से होता है, एक अंदर का पेन होता है, मेंटल पेन, जैसे माइग्रेन हो गया, या पिंपल्स का वो होता है, या आपके टॉन्सिल्स होते हैं उसका दर्द हो गया। ये सारी चीज़ें एनाल्जेसिक्स में इनको यूज़ करेंगे। इंटरनल पेन, एक्सटर्नल पेन, दोनों को ही ठीक करेगा। पर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इंसान अपनी सुध-बुध नहीं खोता, कॉन्शियस में रहता है, अपनी उस पर कॉन्शियसनेस होती है, वो अनकॉन्शियस नहीं होता, ठीक है। तो एनाल्जेसिक्स के ऐसे पेन रिलीवर हैं, दर्द से निजात दिलाएंगे, दर्द से छुटकारा दिलाएंगे, जिनका इनटेक कॉन्शियसनेस में लॉस नहीं लाता। मतलब हम अपनी सुध-बुध में रहेंगे, हम अपने सेंस में रहेंगे। ट्रैंक्विलाइज़र क्या था, ट्रैंक्विलाइज़र का सारा मेंटली रिलेटेड था, जैसे नींद नहीं आ रही, मेंटल एक ट्रॉमा है। इसके बाद फियर, डर, एंजाइटी, घुटन, थकान, ये सारी चीज़ें हैं ना, जी मचलाना, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, डर लगना, है ना, इमोशंस का अनबैलेंस होना, तो ये सारी चीज़ें। वैसे इमोशनल अनबैलेंस तो हार्मोन की वजह से होता है, ये चीज़ें। तो ट्रैंक्विलाइज़र ये है, स्लीपिंग पिल्स, हिप्नोटिक्स में भी ये आता है। एनाल्जेसिक्स आपको पता चल गया, ये दर्द से निजात दिलाता है, पर इसमें हम अपने सेंस में रहते हैं, ठीक है। इसके 2 टाइप है बेटा, नार्कोटिक्स और नॉन नार्कोटिक्स, वो अब हम पढ़ते हैं।